नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। और क्लासें काफ़ी टाइम से बंद थी, है ना, और बच्चे काफ़ी परेशान भी हो चुके थे। और जब आप लोगों का कमेंट इस प्रकार का आता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तैयारी करने वाले बच्चे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और उनको क्लास रोज़ाना चाहिए, है ना। और यहीं से आप लोगों का प्यार भी झलकता है कि आप मेरे क्लास का कितना इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे क्लास की वैल्यू पता चलती है और हमारे कंटेंट की भी वैल्यू पता चलती है। तो आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया। अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जो हमारी मैराथन सीरीज़ है, सभी को पता है, ये कंटिन्यू चल रही थी और आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी का सुबह का 8 बज चुका है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पर मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैंने टाइम चेंज किया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे बड़ा सवाल करते हैं यार कि सर टीओ के लिए क्लास चलाइए। तो मैं कहता हूँ कि टीओ का आप पढ़ो, चाहे डीएमआरसी एएमआरसी का पढ़ो, चाहे किसी यूपीपीसीएल का पढ़ो, किसी भी एग्ज़ाम का पढ़ो, सिलेबस तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी ही है, इसमें कोई बदलाव तो है नहीं। बस फ़र्क पड़ जाता है तो इतना कि कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, जो किसी एग्ज़ाम में रहते हैं, किसी एग्ज़ाम में उसको रिमूव कर दिया जाता है, बस फ़र्क इतना ही रहता है। और पूछने का पैटर्न्स, एग्ज़ाम पैटर्न्स, क्वेश्चन का पैटर्न्स, पेपर का पैटर्न्स थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी सारी चीज़ें वही है, सारा कंटेंट वही है, ठीक है ना। तो टीओ वाले बच्चे भी इसी को पढ़ें। बाकी क्लास उनके लिए मैं, अब ये अंतिम क्लास है हमारी मैराथन की, इसके बाद टीओ की ही क्लास है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखिए कि हाई वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर में किसका परीक्षण किया जाता है। 1126 नंबर का सवाल बड़ा खास है आप लोगों के लिए, और ये सवाल पूछा गया था नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के द्वारा। एनसीएल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, ये एक है आवेग परीक्षण जिसको कहा जाता है इम्पल्स टेस्टिंग, दूसरा है पावर आवृत्ति परीक्षण यानी कि पावर फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। समझिए, ये बोल रहा है कि हाई वोल्टेज पर हमें यूज करना है एक इंसुलेटर, तो किसका टेस्टिंग करना है। ये आपके पास एक इंसुलेटर है, ठीक है, आप इसको ट्रांसमिशन लाइन में मान के चलो आप लगाओगे, तो पहले आपको क्या टेस्ट करना होगा, आवेग परीक्षण। मतलब आवेग परीक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलो कि आपने इस इंसुलेटर को एक ट्रांसमिशन लाइन में या टावर लाइन में लगा दिया। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आकाशीय बिजली होता है ना, वो डायरेक्ट टावर पर ही गिर जाती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि वो बिजली डायरेक्ट तारों पर गिर जाती है, कई बार इंसुलेशन पर गिर जाती है, इंसुलेटर पर। तो अगर इस स्थिति में इंसुलेटर पर बिजली गिर जाती है तो वोल्टेज होता है अत्यधिक, जिसको हम कहते हैं सर्ज वोल्टेज। जिसको हम क्या कहते हैं, सर्ज वोल्टेज। सर्ज वोल्टेज का मतलब होता है कि वोल्टेज का एकाएक बढ़ जाना, एकाएक वोल्टेज का वृद्धि हो जाना। अगर वोल्टेज का एकाएक वृद्धि हो जाती है तो उस हाई वोल्टेज को क्या ये इंसुलेशन सहन कर पाएगी या नहीं, इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम आवेग परीक्षण, ये मतलब इम्पल्स टेस्टिंग करते हैं। तो ये पहली टेस्टिंग होती है। और दूसरा जो हमारा होता है ना, ये पहली है। दूसरा है हमारा पावर आवृत्ति परीक्षण, पावर फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। मतलब इसी इंसुलेटर में हम ये टेस्टिंग करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर वोल्टेज का उतार चढ़ाव, अगर वोल्टेज क्या है, एकाएक कम होना, है ना, वोल्टेज का एकाएक कम हो जाना, एकाएक कम हो जाना, या वोल्टेज का एकाएक बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज का उतार चढ़ाव होना। अगर इस प्रकार से वोल्टेज कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो क्या इस उतार चढ़ाव को ये सहन कर पाएगा या नहीं, इसी को सुनिश्चित करने के लिए पावर आवृत्ति परीक्षण किया जाता है ना। तो अब आप बताओ, ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उपरोक्त में से ए और बी दोनों होगा। तो आवेग परीक्षण और पावर आवृत्ति परीक्षण किस किस को समझ में आ गया, जरा एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो और शेयर कर दो एक बार, ठीक है ना। तो एनसीएल के द्वारा ये सवाल पूछा गया था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो हमारी सिंगरौली वाली यूनिट है कोल माइंस की।
नेक्स्ट सवाल है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल है ना डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब इनका है कि विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से निर्भर करती है। विद्युतीय विकार शक्ति मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपके पास एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, उसमें जो हमारा विद्युतीय विकार पावर है ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, दबाव पर ये कब निर्भर करता है, जब वोल्टेज का वेव फॉर्म अलग हो। वोल्टेज का वेव फॉर्म मतलब क्या है कि अगर एक हमारे पास इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर में अगर हम एसी वोल्टेज या फिर डीसी वोल्टेज देते हैं, क्योंकि इंसुलेटर वोल्टेज पर ही काम करते हैं, तो हमने मान के चलो कि हमने डीसी वोल्टेज दिया, तो डीसी वोल्टेज का वेव फॉर्म अलग हो गया है कि नहीं। तो डीसी में देखना कोरोना हानि नहीं होता, डीसी वोल्टेज में स्किन इफेक्ट नहीं होता, डीसी वोल्टेज में समीपता प्रभाव नहीं होता। ये तीनों चारों लॉसेस डीसी की कंडीशन में नहीं होते हैं, है ना। तो डीसी जब हम इसमें पावर देते हैं, है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें हम डीसी पावर देते हैं, और डीसी पावर की एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि डीसी वोल्टेज में कभी भी चार्जिंग करंट नहीं उत्पन्न होती है ना, लाइन में कभी भी कैपेसिटेंस उत्पन्न नहीं होता, और कैपेसिटेंस अगर नहीं होगा तो फिर इंसुलेशन पर जो दबाव है वो दबाव कम से कम होगा। इसका मतलब इस पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है और आर्द्रता पर भी करता है, साथ में परावैद्युत पदार्थ की अपूर्णता पर भी करता है, मतलब कि इम्परफेक्शंस इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर भी करता है। अनुप्रयुक्त वोल्टेज की स्वरूप ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, इन सभी पर विद्युतीय विकार शक्ति जो है वो डिपेंड करता है। इसीलिए माना जाता है कि एसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके मुकाबले डीसी वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। अरे यार लाइट भी चली गई। डीसी वाले क्या है, ज़्यादा अच्छे होते हैं। रीज़न बस यही है ना। 1 सेकेंड, है ना, आज इन्वर्टर मेरा साथ नहीं दिया, डायरेक्ट बोर्ड ही बंद हो गई लाइट कटने पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है तापमान, दबाव और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इन सभी पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग, है ना, फ्रेयान ये भी तो गैस ही है, नाइट्रोजन ये भी गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक प्रकार का गैस है। बट जो इसमें बोला गया है कि विद्युतीय उपकरणों में, किसमें, विद्युतीय उपकरणों में इंसुलेशन के रूप में जो यूज किया जाता है ना, वो है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कौन सा गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, है ना, SF6 जिसको कही जाती है SF6, ये है हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए SF6 गैस जो है ना, ये बड़ा पावरफुल गैस है, बहुत ही पावरफुल गैस है। जब भी ये वातावरण में जब ये फैलती है तो ये स्मेल नहीं करती, इसका मतलब ये गंधहीन गैस है। कैसा है, गंधहीन गैस है, और ये ज्वलनशील गैस है। ये कैसा है, ये ज्वलनशील गैस है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर आग जल रही है और ये गैस अगर वहाँ पर फैल गई तो इसमें आग लग जाएगी, इसमें आग नहीं लग सकती, और ना ही ये कभी भी स्मेल करती है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है, कि जितने डिग्री पर पानी बर्फ़ बन जाती है उससे भी कई गुना ज़्यादा डिग्री कम तापमान पर भी ये काम करती है। मतलब कि माइनस का ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये वर्क कर सकती है। वर्क करने का मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है कि विद्युत रोधी प्रदान करना, यानी कि इंसुलेशन प्रदान करना। तो -64 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये इंसुलेशन प्रदान करता रहता है। अगर आप देखें तो हमारी एक केबल होती है ना, SF6 केबल।
SF6 केबल। और इस केबल में क्या होता है कि हाई प्रेशर पर एक गैस भरी जाती है और ये भी इंसुलेशन का ही काम करती है ना, इस केबल में। लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, किसकी बात करें, सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर के अंदर जो हमारी SF6 गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, इसका काम होता है कि आर्क को बुझाना, है ना। इसका काम क्या होता है, आर्क को बुझाना, मतलब आर्क क्विंचिंग करना। तो आर्क को बुझाने में बड़ा कामयाब है ये, और इसकी हमेशा से तुलना किया जाता है हवा से, है ना। हवा के मुकाबले अगर इसकी आप कंपेयर करोगे तो SF6 गैस का जो इसकी जो कुचालकता है वो 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना क्या है, अधिक है। 2.5 गुना क्या है, अधिक इंसुलेशन प्रदान करता है हवा के मुकाबले। इसलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है ये इतनी अच्छी गैस मानी जाती है। बट कहते हैं ना कि हर खूबी का एक ना एक कमी भी होती है, तो इसकी जो कमी मुझे दिखती है ना वो ये दिखती है कि अगर ये वातावरण में फैलती है तो ये SF6 गैस ना विघटित नहीं होती। ये क्या होती है, ये सालों तक विघटित नहीं होती, मतलब सालों तक वातावरण में इसका प्रभाव रहता है, रह जाता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है ना। इसको और क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है ना। ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि इसका विघटन होने में बड़ा टाइम लगता है, ये वातावरण में ऐसे ही फैलता रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वातावरण में फैलती है तो कुछ टाइम बाद ये ख़त्म भी हो जाती है ना, इसका स्मेल ख़त्म हो जाता है। बट जो हमारा SF6 गैस है ये कभी ख़त्म नहीं होता, कभी का मतलब बड़ा टाइम लगता है इसको विघटित होने में। तो आंसर क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। आपसे देखो मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि फ्रेयान गैस कहाँ पर होती है ना। आई थिंक कि ज़्यादा लोगों को पता होगा, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे फ्रेयान गैस के बारे में, लेकिन कमेंट में बताना कि फ्रेयान गैस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि सर जी को पता नहीं है इसलिए पूछ रहे, मुझे पता है कहाँ किया जाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है कि सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल का विद्युत यांत्रिक विकार किस कारण होता है। ये देखना, ये जो सवाल है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पहली बार एंट्री दिया है, पहली बार आया है। ऐसा सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मेरे भाई नया तौर, नया दौर, नया ज़माना, नया टाइम और नए नए क्वेश्चन, नया एग्ज़ाम पैटर्न्स, सब कुछ नया हो चुका है। अभी UPPCL में ना ये एक अपडेट आया है, शायद मैंने कल ही एक वीडियो दिया था जिसमें बोला गया है कि UPPCL TG2 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है ना। पूरा चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया में जब बदलाव किया गया है तो समझ लो कि हर चीज़ चेंज हो जाएगा, आपका सिलेबस में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ें आज के टाइम पे जो पूछी जा रही हैं वो इसी प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो टाइम चला गया है ना, वो टाइम चला गया जब नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए उस टाइम पर कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता था, ठीक है। तो सॉलिड यानी कि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है यार मेरे भाई मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना, विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल। मतलब कि एक सॉलिड, एक ठोस विद्युत रोधी पदार्थ है। अब विद्युत रोधी पदार्थ क्या क्या हो सकता है जैसे कि मान के चलो माइका, है ना, माइका ये भी विद्युत रोधी पदार्थ है, हवा ये भी है, सिरामिक ये भी है ना, रबर ये भी है। तो रबर तो हम यूज करते नहीं, रबर हम यूज करते नहीं हैं, फिर भी ऑप्शन में मैंने ले लिया। ये सारे के सारे ठोस विद्युत रोधी पदार्थ हैं, लेकिन एक नहीं है, कौन सा, ये हवा, ठीक है ना, हवा नहीं है, हवा ठोस नहीं है ना, बाकी ये सब है, माइका वगैरह सब है। तो जब भी ठोस विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या किया जाता है, उस पर इंसर्ट किया जाता है, तो इस ठोस विद्युत रोधी पदार्थ के अंदर एक विद्युत यांत्रिकी यानी कि एक विद्युतीय तनाव उत्पन्न होता है। तो विद्युतीय तनाव कब उत्पन्न होता है किसी ठोस विद्युत पदार्थ में, जब उसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं,
विद्युत क्षेत्र जब उस पर अप्लाई किया जाता है तब। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, है ना, कि आई होप कि समझ में आ रहा होगा यार। जो टीचर समझा नहीं सकता बच्चों को ना, वो काहे का टीचर है? नहीं, वो किस बात का टीचर है? तो मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है और मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ तो मैं कितना आपको सिखा पा रहा हूँ, है ना। अगर मैं सिखाने में नाकामयाब रहा तो मैं किस लेवल का टीचर हूँ? ठीक है, नेक्स्ट है, दिखने में तो बड़ा भारी भरकम लग रहा है लेकिन चलो इसको आसान बनाते हैं। ट्रांसफार्मर का सवाल है, डरना नहीं। सवाल है कि 3300 और 250 वोल्ट, यानी कि ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो कि 125 वर्ग सेंटीमीटर प्रभावी क्रॉस सेक्शनल कोर पर और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के लिए बनाया गया है। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्र की संख्या ज्ञात करिए, है ना। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्र की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, टर्न की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला काम आएगा कि जिसमें टर्न की संख्या और चक्र की टर्न की संख्या और वोल्टेज दोनों हो। और ऐसा हमें मिलेगा सूत्र ट्रांसफार्मर रेशियो से, है ना। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या कहता है कि E1 बटा N1 यही कहता है, और E2 बटा N2 यही ट्रांसफार्मर रेशियो है ना। परिणामित्र अनुपात यही है। तो अब रेशियो को मतलब कि वोल्टेज को आप अलग करो और टर्न्स को अलग करो। तो मैं चलो N1 बटा N2 कर देता हूँ बराबर E1 बटा E2। ये एक नया फॉर्मूला हमारा तैयार होगा। अब N1 N2 तो हम बाद में देखेंगे, हम पहले किसको देखेंगे? हमें पहले देखना है अपने इस E1 बटा E2 को। E1 है 3300 वोल्ट, कितना है E1 कितना है? 3300 वोल्ट। E2 है 250 वोल्ट, है ना। तो 0 से 1 0 ये लपेट दो और कितने बार में भाग जाएगी? देखिए 25 दूना 50 जाएगा नहीं, 25 एकम 25 एक बार में जाएगी, है ना। अब 33 में से 25 निकालोगे तो कितना बचेगा? 5 3 8 बचेगा। कितना? 8। 1 0 खड़ी है, हो जाएगी 80। 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 80 में 75 निकाल दो तो बचेगा 5। भाग जाएगी नहीं, एक लपेटना पड़ेगा, 0 हो जाएगी। 5 से 50, है ना। 0 में बड़ा पावर होता है यार, 5 को 50 बना देता है, 50 को 500 बना देती है। तो हो गया ये 50। अब 25 दूना 50 यानी कि 13.2 वोल्ट। कितना आया? ट्रांसफार्मर रेशियो वोल्टेज का 13.2 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, है ना। कलम तो मेरे ही हाथ में है, लिखूंगा जो मैं तो वो भी लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना होगा, है ना। अब ये बात अलग है कि गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ, ठीक है। N1 क्या बोला गया है कि उच्च वोल्टेज साइड। उच्च वोल्टेज किधर है? प्राइमरी साइड, यानी कि टर्न मुझे किधर का लेना है? टर्न मुझे लेना है, चक्र की संख्या ज्ञात कर रहा हूँ तो प्राइमरी साइड की। N1 हो गया मेरा N1 बराबर 13.2 गुणे N2, है ना। बराबर क्या आएगा भैया? अब सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या तो हमें पता ही नहीं है ना। सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या तो पता ही नहीं है। उच्च वोल्टेज साइड, अब देखो, अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको मानना पड़ेगा, एक वैल्यू आपको मानना पड़ेगा, और ये वैल्यू N2 का वैल्यू मैं मानूंगा 70, तब जा करके, है ना, तब जा करके मुझे 13.2 गुणे 70, तो इसको गुणा करो कितना आएगा? 7 दूना 14, ठीक है। देखो 0 से पॉइंट कट जाएगी, है ना, 0 से पॉइंट कट जाएगी, डायरेक्ट गुणा करो। 7 दूना 14 हासिल 1, 7 त्रिक 21 1 22 हासिल 2, 7 एकम 7 8 9 900 कितना? 924 टन। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप 70, आप कहेंगे कि सर ये बताओ हमें कि हम यहाँ 70 नहीं मानते हैं, 90 मान लेते हैं, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 70 ही मानना है? तो आपको पता ऐसे चलेगा
कि आप एक बार 10 का गुणा करके देख लो, इनमें से कुछ नहीं आएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। 20 करके देख लो, कोई भी नहीं आएगा। 30, 40, 50, 60 करके देख लो, कोई नहीं आएगा। मैंने सब करके देखा। 70 करके देखा तो आंसर आया 924। अब 80 भी करूंगा तो भी नहीं आएगा, 90 करूंगा तो भी नहीं आएगा, 100 करूंगा तो भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने N2 को 70 माना। अब आप कहोगे कि सर एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास थोड़ी होता है कि हम चेक करते रहें। तो मेरे भाई इसीलिए तो कहा जाता है कि तैयारी 2-4 दिन में नहीं होती है, तैयारी सालों साल लग जाते हैं तैयारी करने में, है ना। सालों साल तैयारी करने में लग जाते हैं। और 10,000 20,000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस चाहिए, 50,000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस चाहिए, तब जा कर के एग्ज़ाम क्रैक होता है। कोई हलवा थोड़ी है, कोई हलवा नहीं है। आंसर आ गया ना। लीजिए अगला है कि एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से, AC सप्लाई ये क्या है, इनपुट पावर, इनपुट सोर्स कितना है, 100 वोल्ट है। 800 प्राथमिक टर्न्स है और 200 सेकेंडरी टर्न्स है ना। द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए, द्वितीयक साइड वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अब मैं वोल्टेज ज्ञात करने का अपना एक रामबाण तरीका बताता हूँ। वो रामबाण तरीका ये है कि देखो जनाब, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितना है, 800, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न है 200। अगर देखा जाए तो 800 200 का कितना गुना ज़्यादा है, 2 चौके 8, 4 गुना। कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब कि इसमें वोल्टेज कितना होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। अब ऑप्शन में देखो, है ना, 4 दूना 8, ये तो 2 गुना हो गया। 250 ये तो कोई गुना ही नहीं है। 40, 4 दूना 8, ये तो 20 गुना हो गया, ये नहीं होगा। 25 यानी कि 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है ना। तो क्या बोला है, द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा, 200 टर्न्स जिसमें है उसमें वोल्टेज होगा कितना, 25, है ना। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज आया है, 25 वोल्ट आया है। तो 25 का 4 गुना करो, 25 का 4 गुना, 25 का 4 गुना करो, कितना आएगा, 100। 25 चौके 100, मतलब कि ये 100 वोल्ट यहाँ पर इनपुट में है। तो बिना कलम उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना कलम उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अन्यथा देखिए एक और ऑप्शन है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना। अन्यथा आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज बराबर प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स, है ना। द्वितीयक वोल्टेज आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास है नहीं, बराबर प्राइमरी में टर्न्स कितना है, 200। अरे यार, प्राइमरी में तो 800 है ना, कितना है, 800 वोल्ट, और सेकेंडरी में है 200 वोल्ट। इसको तिर्यक गुणा करिए, है ना। तिर्यक गुणा करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज गुणे 800 बराबर, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो 200। चलो अच्छा, डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ आपको। VS सेकेंडरी वोल्टेज गुणे 800, अरे आज कलम किधर चल रही है, 800 बराबर ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगी, 20,000, है ना। अब सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है तो आप इसको करिए एक काम कि 20,000 को 800 से भाग दे दीजिए, और भाग जब देंगे तो 2 0 से 2 0 ये लपेटो आप, है ना। 8 दूना 16, 2 बच गया, 20 में से 16 निकाल दो, बचा 4, है ना। 1 0 इसको कनेक्ट कर दो, हो गया 40, 8 पंचे 40, 25 वोल्ट, ये आ गया 25 वोल्ट। तो ये डिटेल सॉल्यूशन है, ये डिटेल्स सॉल्यूशन है ना। बाकी शॉर्टकट में ये है, शॉर्टकट में ये आएगा वही, अगर जितना गुना टर्न्स है उतना गुना वोल्टेज भी होगा। अगर दोनों मैच हो गया तो समझ लो काम बन गया। अगर मैच आप नहीं करा पा रहे हैं तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना। तो मैच आप कराइए। देखिए ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो क्या बोला गया है, द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सेकेंडरी पर वोल्टेज कितना होगा, है ना। सेकेंडरी पर वोल्टेज कितना होगा, 25 वोल्टेज। आ गई बात समझ में। बड़ा इजी सवाल है यार, बस उसको समझना पड़ता है और कुछ नहीं। एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से, वही है क्वेश्चन क्या,
800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र में वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात करिए, वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात करिए। अब इसमें कैसे ज्ञात करना है वोल्ट प्रति चक्र, यानी कि एक चक्र ट्रांसफार्मर का, जैसे कि ये टर्न्स है ना, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर का टर्न्स है, कितने टर्न्स है 1 2 3 4, तो एक टर्न में कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है ना, वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको गहराई से समझना पड़ेगा, है ना, कि ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए हम पहले इनपुट में सप्लाई देंगे, सप्लाई में सप्लाई करंट चलेगी, उस करंट से पैदा होता है फ्लक्स। करंट से क्या पैदा होता है फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होगी। कॉइल के साथ क्या होगी, लिंक होगी। जब कॉइल के साथ लिंक होगी तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र वोल्टेज उत्पन्न होगा। कॉइल के साथ जब लिंक होगी तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब ये मुझे बताओ आपकी प्राइमरी साइड का वोल्टेज हम ज्ञात कर लें कि सेकेंडरी साइड का, है ना। इसमें तो दिया नहीं है कि वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए, इसमें तो कुछ बताया नहीं है कि किस साइड का वोल्टेज ज्ञात करो। तो चलो मैं प्राइमरी साइड का ही ज्ञात करता हूँ, है ना। प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज है तो प्राइमरी साइड का हम टर्न भी लेंगे, चक्र भी लेंगे। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है 100, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी टर्न्स, यानी कि आपको 100 वोल्ट ही रखना पड़ेगा। कितना 100 बटा प्राइमरी का टर्न्स है 2, 800 है, सॉरी 800 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/8 हो गया। इसको सॉल्व करो, भाग न खाए लब्धे सुन, तो 10 हो गया, 8 एकम 8 बचा 2, है ना। 8 एकम 8 बच गया 2। फिर भाग न खाए लब्धे सुन, 2 1 जीरो लग गई, 20 हो गया। 8 दूना 16 भी बचा 4, यानी कि 40, 8 पंचे 40, इतना हो गया। 0.125 एक टर्न में ध्यान रखना, एक टर्न में कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है 0.125, 0.125, ठीक है। आंसर ये रहा 0.125, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, सवाल को और आगे देखते हैं कि एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज अनुपात 3300/400 है, 3300/400 है। प्राथमिक और द्वितीयक करंट ज्ञात कीजिए, है ना। अब करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए पावर से एक फॉर्मूला मिलता है कि VI cos ∅, ठीक है ना। अब cos ∅ का यहाँ कोई खेल है नहीं, तो cos ∅ चलो नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। P बराबर VI, तो मुझे I बराबर P बटा V। अब बोला है यहाँ पर कि प्राथमिक का भी करंट और द्वितीयक का भी करंट ज्ञात करिए। तो ये देखिए प्राइमरी का करंट और प्राइमरी का वोल्टेज, पावर तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड बराबर रहता है ना। तो पावर कितना है 25 kVA, 25 किलो का मान 1000 होता है, चलो 1000 ये लिख दिया। और प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है 3300। तो 3300 में से देखिए 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से लपेट दो आप, बचा कितना 25 और 10 यानी कि 250, और ये बचा 33। अब भाग कितने बार में जाएगा, 33 का तो हमें पहाड़ा भी नहीं आता है ना। देखिए कितने बार में जाएगी, 3 छक्का 12, 3 सते 21, यानी कि 210, 3 सते 21, 231, 7 बार में जाएगी, 7 बार में 231। 250 में से 231 घटाओगे तो बचेगा कितना 19। भाग न खाए लब्धे सुन, बच जाएगा 19 में से 0 एक और लगा दो तो 190 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 190। 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 बना 35, सॉरी 3 सते 21, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 150, 60, 65, 165, है ना। 165 5 बार में चली जाएगी, यानी कि 190 में 165 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 जोड़ दोगे 70, 80, 90, 25 बचेगी। कितना 25। भाग फिर नहीं जाएगा, 1 जीरो फिर लपेटना पड़ेगा, 250 हो जाएगी।
कितना हो जाएगी 250, फिर मामला वहीं पर आ जाएगा, इतना हो जाएगा 7.57। तो प्राइमरी करंट कितना होगा 7.57 एम्पियर। प्राइमरी साइड का वोल्टेज, जिधर वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है करंट का मान उधर कम हो जाता है, इतना ध्यान रखना, ये ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है ना। अब आ जाओ सेकेंडरी साइड का, अब आ जाइए आप सेकेंडरी करंट। पावर तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड वही रहता है तो वही रहेगा, है ना। 25,000 बटा 400, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, बच जाएगा 250 बटा 4, 250 बटा 4। इसको हल करो तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है ना। 5 चौके, सॉरी यार क्या मैं पढ़ रहा हूँ, 4 पंचे 20, उल्टा हो रहा है ना। 4 पंचे 20 हासिल 50, और कितने बार में जा रही है देखिए, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार में जाएगी यार, 4 छंग 24, 6 बार में जाएगी 24, 4 छके 24, बच जाएगा 1, 10, 4 दूना 8 हासिल 4 दूना 8, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, इतना है ना। ये सेकेंडरी साइड का करंट है, ये सेकेंडरी साइड का करंट, ये प्राइमरी करंट है। अब आप देखो जिधर वोल्टेज कम है उधर का करंट अधिक है, और जिधर वोल्टेज अधिक है उधर का करंट कम है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट सही है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं। 7.58, ठीक है, पॉइंट के बाद एक हमारा कम ज़्यादा है, बट हमने सही किया है, हमारा सॉल्यूशन सही है, ये भी सही है। पॉइंट के आगे 1 नंबर तक मैच हो गया ना, बाकी तो जाने दो राम भरोसे। नेक्स्ट है सवाल कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय, प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग, जिसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कपलिंग, को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। चुंबकीय कपलिंग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ना। बड़ा आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस कोर में रिलक्टेंस का मान निम्न हो, जिस कोर में रिलक्टेंस का मान निम्न हो। अब रिलक्टेंस है, इस रिलक्टेंस को हिंदी में विमुखता भी कहते हैं और अनिच्छा भी कहते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं, अनिच्छा। ये दोनों के दोनों निमी लैंग्वेज है, कौन सा, निमी लैंग्वेज है ना। तो इसको हम कहते हैं, इंग्लिश साइड में आप देखोगे तो मैग्नेटिक कोर विथ लो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मान जिस मैग्नेटिक कोर में निम्न रहेगा उसमें चुंबकीय युग्मन सबसे अच्छा होगा, या चुंबकीय युग्मन को बढ़ाया जा सकता है। देखो जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक कोर का इस्तेमाल किया, और ये कोर मैग्नेटाइजिंग मटेरियल का होना चाहिए, मतलब कि चुंबकीय पदार्थ का होना चाहिए। क्यों, रीज़न ये है कि जब हम इस पर प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई सोर्स देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। धारा इस कोर में नहीं प्रवाहित होगी, धारा इस कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होगी। जब कॉइल में धारा प्रवाहित होगी तो ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है ना। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये उत्पन्न करता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कोर में नहीं प्रवाहित होता, सॉरी इस कॉइल में प्रवाहित नहीं, इस कोर के माध्यम से प्रवाहित होता है ना। तो कोर में ये तभी गति कर पाएगा जब इसमें रिलक्टेंस का मान निम्न होगा। जैसे कि विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस का काम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। जैसे कि प्रतिरोध करता है कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही रिलक्टेंस जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो अगर रिलक्टेंस का मान कम रहेगा तो बाधा कम उत्पन्न होगी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से इस कोर में गति कर पाएगी, है ना। इसीलिए हमें चुंबकीय युग्मन को अगर हमें बढ़ाना है तो ऐसा कोर हमें लेना होगा जिसमें विमुखता का मान निम्न हो। क्योंकि अगर कोर में जो फ्लक्स है वो कम है तो सेकेंडरी साइड पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है, इस वाइंडिंग में ये फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगी, और फ्लक्स लिंक अच्छे से नहीं हुई तो उसी को कहा जाता है कि मैग्नेटाइजिंग कपलिंग।
मैग्नेटाइजिंग कपल, है ना। तो मैग्नेटिक रूप से ये दोनों कॉइल आपस में जुड़े होते हैं, विद्युतीय रूप से नहीं। तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि निम्न विमुखता के चुंबकीय कोर द्वारा। समझ गए ना, निम्न विमुखता के चुंबकीय कोर द्वारा। अगला सवाल है 1135 नंबर पावर फैक्टर पर कि ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर कैसा होता है, हमेशा लैगिंग, हमेशा लीडिंग, हमेशा इकाई होता है, या लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग पर मैं पहले बात करूंगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए, मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, है ना। जो बच्चे नहीं जानते वो सुन लें कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है। यानी कि जिसने ट्रांसफार्मर को बनाया, ऑटो ब्लाथी, जिसने ट्रांसफार्मर को बनाया उसको खुद नहीं पता था कि ट्रांसफार्मर में किस किस प्रकार के लोड कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे घर में हीटर भी है जो रजिस्टिव लोड में आता है, हमारे घर में मोटर भी है जो इंडक्टिव लोड में आता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक होता है कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में तीनों लोड कनेक्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर में तीनों लोड कनेक्ट होते हैं। अब देखना जो लोड है ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक हमारा लोड है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधी लोड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी लोड। और दूसरा है जिसको कही जाती है इंडक्टिव लोड, है ना, जिसको कही जाती है इंडक्टिव लोड। और एक है कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड। तीनों लोड ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट होते हैं। अब अगर प्रतिरोधी लोड है तो इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज में होते हैं, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है ना, वो पावर फैक्टर कैसा होता है, इकाई होता है, पावर फैक्टर इकाई। और इसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के 90 डिग्री पीछे होते हैं, तो इसमें पावर फैक्टर हो जाता है लैगिंग, और इस पे होती है लीडिंग, इस पे होती है लीडिंग। अब आप खुद देखिए और देख करके बताइए कि ट्रांसफार्मर में अगर लोड तीनों प्रकार के कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, ये भी लोड कनेक्ट हो रहा है, ये भी, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका पावर फैक्टर लोड पर डिपेंड कर रहा है। किस पर, लोड पे डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर, है ना। अगर ट्रांसफार्मर पर प्रतिरोधी लोड कनेक्ट होगा तो ट्रांसफार्मर की में जो पावर लॉस है वो कम, लाइन की जो पावर लॉस है वो कम से कम होगी, है ना। लैगिंग लोड में पावर लॉस अधिक से अधिक होती है, और कैपेसिटिव लोड यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर पावर लॉस निम्नतम होता है, कम से कम होता है। लोड के पावर फैक्टर पर ही ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा लोड कनेक्ट होगा यार, है ना। जेन्युइन सी बातें हैं, इसमें बार बार बताने वाली कोई बात ही नहीं है। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट, बताइए, शून्य भार पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट क्या होता है, ये होता है कि अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री कम होता है ना। ऑप्शन ही 80 डिग्री का था मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के रखा है, 80 डिग्री का ऑप्शन ही था। और 80 डिग्री के जहाँ से मैंने सवाल उठाया है उसमें 90 डिग्री का कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है ना। तो 80 डिग्री से कम होता है। देखना इसके पीछे की कहानी क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि जब हमारी ट्रांसफार्मर शून्य लोड पर होती है, यानी कि शून्य भार पर होती है, तो इसमें धारा चलती है एक, जिसको हम कहते हैं आई नोट करंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आई नोट करंट। इस आई नोट करंट के ना 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वाटफुल करंट जिसको IW से दर्शाया जाता है, इसको कही जाती है वाटफुल धारा, इसको क्या कहते हैं, वाटफुल धारा। और एक होती है हमारा एक वाटलेस धारा जिसको IM से लिखा जाता है, ये होती है हमारी वाटलेस धारा, है ना। ये जो दोनों धारा है ना, ये आई नोट करंट के ही पार्ट हैं। और जब हमारी ट्रांसफार्मर पर कोई लोड कनेक्ट नहीं होता उस समय ये क्या करते हैं, उस समय ये आई वाट यानी कि वाटफुल धारा का काम होता है कि कोर हानि उत्पन्न करना, कोर हानि उत्पन्न करना, कोर हानि उत्पन्न करना। क्योंकि आप सभी को पता है ये बातें कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है, ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है ये लोड पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारी ट्रांसफार्मर अभी शून्य लोड पर है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कितना होता है। तो कोर लॉस कराने का जिम्मेदार कौन है, वाटफुल करंट। कौन है, वाटफुल करंट।
और जो वाटरलेस करंट है इसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र सेटअप करना। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, ये सेटअप करता है। कहाँ पर? कोर में। कहाँ पर करता है? कोर में। जो ट्रांसफार्मर में जो कोर होगा उस कोर में ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है। ठीक है, तो IM का ये काम है और IW का काम है कि कोर हानि उत्पन्न कर रहे हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और फिर एडी करंट लॉस उत्पन्न करता है वाटफुल करंट। I नोट करंट के ही दोनों ये हैं। ठीक है ना। तो I नोट करंट जो है नो लोड कंडीशन में चलती है और I नोट करंट जो है ये एक प्रकार का मैग्नेटाइजिंग करंट है। कौन सी करंट है? ये हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट है। और इस करंट का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.1 से लेकर के 0.3 लैगिंग नेचर वाली होती है, क्योंकि जब बात चुंबकीय की आ जाती है ना तो नेचर लैगिंग हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हमारी ट्रांसफार्मर शून्य भार पर होती है उस समय पावर फैक्टर 0.1 से 0.3 के मध्य लैगिंग होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री कम होती है कौन? नो लोड करंट, I नोट है ना, I नोट करंट। ठीक है। अगला कि एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या देता है। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना हो रहा है ये हम ज्ञात करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि जब हमें ट्रांसफार्मर में देखो, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ना, वो हीट होती है। कब? जब उस पर लोड पड़ता है। लोड मतलब कि ये आप समझो कि एक ट्रांसफार्मर से एक तार निकल रही है, R फेज की तार। उस तार में हमने मान के चलो कि हम 100 हीटर कनेक्ट कर दिए और हर हीटर की रेटिंग मान के चलो 1000 की है, तो कितना पावर कितना हो गया? लाखों वाट की पावर हो गई कि नहीं। तो वो जो हमारी R कॉइल है ट्रांसफार्मर के अंदर वो हीट हो जाएगी और हीट होकर के क्या होगा, हीट जब उत्पन्न करेगी तो I2R लॉसेस ज़्यादा होंगे, है ना। I2R लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो ये देखा जाता है कि हम जनरली तौर पर जब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं तो कॉपर लॉस होता है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये कॉपर लॉस की सीमा कितना है, ये कितना अधिक से अधिक हो सकता है। तो हम ट्रांसफार्मर की कॉइल को शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है 0 और करंट अनंत चलने लगती है। अब हम देखना चाहते हैं कि अनंत करंट में ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल है ये कितना लॉस होता है ना, वो हम चेक कर लेते हैं। तो कब चेक करते हैं ऐसा? जब हम सर्किट को शॉर्ट कर पाते हैं। और शॉर्ट किस साइड करी जाती है ये ध्यान रखना, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। ये हमेशा इसको शॉर्ट हम करते हैं लो वोल्टेज साइड। किस साइड में? लो वोल्टेज साइड में, है ना। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पर खेल नहीं है, यहाँ पर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड का खेल है, ध्यान रखना। कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दे सकता है कि लो वोल्टेज साइड शॉर्ट करते हैं कि हाई वोल्टेज साइड। तो आप ध्यान रखना कि लो वोल्टेज LV साइड हम इसको शॉर्ट करते हैं, है ना। HV साइड में हमारे सारे उपकरण कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है बताइए? ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? जिसमें टर्न्स की संख्या, प्राइमरी टर्न्स की संख्या कम हो और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या अधिक हो, है ना, वही हमारी ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगी, है कि नहीं। यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये हमारा है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ध्यान रखना कि जब ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि धारा इसमें क्या होगा, घटने लगेगा। वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा क्या होगी, घट जाएगी। धारा का मान कम है तो हमें पतले तार की जरूरत पड़ेगी इस धारा को प्रवाहित कराने के लिए। अब निम्न मान का धारा पतले तार से प्रवाहित तो हो रही है, लेकिन वोल्टेज को भी तो आप देखो हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो पतले तार से हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट कर पाना संभव है। इसीलिए जो हमारी टावर लाइन होती है उसमें देखो 4 लाख 7,65,000 वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज को हम पतले तार से ट्रांसमिट कर लेते हैं, है ना। इतने वोल्टेज को हम पतले तार से ट्रांसमिट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारी ना होती तो शायद हम ये काम ना कर पाते।
इसलिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है ताकि पतले तार से हाई वोल्टेज को ले जाया जा सके। बट इसमें पावर चेंज नहीं होता, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में वही पावर, सेकेंडरी में भी वही पावर, है ना। पावर फैक्टर पे भी फर्क नहीं पड़ता है, प्राइमरी सेकेंडरी साइड, ये तो लोड पे डिपेंड करती है पावर फैक्टर, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। कई बार ऐसा होता है कि दो सब स्टेशन के बीच में अगर जैसे कि सब स्टेशन 1 और सब स्टेशन 2, पहले वाले सब स्टेशन से पावर आ रही है और दूसरा वाला रिसीव कर रहा है ना। तो इन द केस मान के चलो किसी लॉसेस की वजह से पावर फैक्टर का मान बढ़ गया तो एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगाया जाएगा पावर सब स्टेशन सेकेंड में, जो डिडक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी को। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो उसको ला करके एक रेटेड फ्रीक्वेंसी पर लाएगा, अगर कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी को रेटेड फ्रीक्वेंसी तक लाएगा। जैसे वोल्टेज ये स्टेबलाइजर काम करता है ना, कि सेकेंडरी साइड वोल्टेज बढ़ गया तो उसको कम करेगा, कम हो गया तो उसको लेवल पर लाएगा। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता, नहीं वृद्धि करता है ये, ठीक है। करंट अपने आप कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप डाउन, अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप डाउन, यही होते हैं हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर। और जो गांवों देहातों में आपने देखा होगा ना कि सड़कों के किनारे, है ना, रास्ता के किनारे जस्ट लगा होता है ट्रांसफार्मर, वो सब वही ट्रांसफार्मर होते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको बोला जाता है, वितरण ट्रांसफार्मर, जहाँ से हमारी सर्विस लाइन निकली होती है ना। तो अपचाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम रखा जाता है ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कम रहे, है ना। तो आंसर होगा कि द्वितीयक चक्र प्राथमिक चक्र से कम होते हैं, द्वितीयक चक्र प्राथमिक चक्र से कम होते हैं। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक होगा, जैसे कि प्राइमरी चक्र में इसमें वोल्टेज मान के चलो कि 11 kV होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा 415। अब ये 415 वोल्ट यहीं से निकलेगी हमारे लिए सर्विस लाइन, यहीं से क्या निकलेगी सर्विस लाइन, जिसको हम प्रयोग करेंगे घरों में बिजली जलाने के लिए और कामों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट 140 नंबर का कि उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा कोर हम प्रयोग करेंगे, फेराइट कोर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फेराइट कोर में ऐसा क्या खासियत है ना, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा फेराइट कोर के अंदर, ताकि हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, जिसको हम लिम्ब कहते हैं, जिसमें हम कॉइल लपेटते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें एक हानि होती है, कोर हानि। ध्यान रखना, ये कोर हानि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहली कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, किस पर, सप्लाई आवृत्ति पर ये डिपेंड करती है, और दूसरा डिपेंड करता है ये सप्लाई वोल्टेज पर, है ना। ये दोनों पैरामीटर जो हैं इस कोर हानि को बढ़ा देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आवृत्ति कैसा है, हाई है, मतलब आवृत्ति अगर हाई है तो कोर हानि हाई होगी, ठीक है ना। तो हम फिर फेराइट का कोर क्यों यूज कर रहे हैं, हम फेराइट का कोर इसलिए यूज कर रहे हैं कि फेराइट मटेरियल जो है एक चुंबकीय मटेरियल है, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है। ये कौन सी मटेरियल है, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। तो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल में एक खास गुण होता है कि इसमें चुंबकीय पारगम्यता का मान उच्च होता है। इसमें क्या होता है, उच्च चुंबकीय पारगम्यता, यानी कि हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और दूसरी जो खासियत होती है वो ये होता है कि निम्न विद्युत चालकता, निम्न विद्युत चालकता। ये दोनों गुण, ये दोनों क्वालिटी किसके अंदर होते हैं, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल मतलब कि फेराइट कोर के अंदर होते हैं, है ना। उच्च चुंबकीय पारगम्यता का मतलब कि जिस मैग्नेटाइजिंग कोर में ना मेरे भाई हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा, उसमें रिलक्टेंस का मान कम होगा। और अभी अभी मैंने आपको रिलक्टेंस के मान के बारे में बताया कि जिस पदार्थ में रिलक्टेंस का मान कम होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र आसानी से गति कर पाएगी, ठीक है। तो इस फेराइट कोर में चुंबकीय क्षेत्र आसानी से गति कर पाएगी। दूसरी क्वालिटी क्या है कि निम्न विद्युत चालकता,
निम्न विद्युत चालकता, मतलब कि कोर में हमें करंट फ्लो होने नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। करंट कहाँ फ्लो कराना है? कॉइल के अंदर। तो फेराइट कोर में ऐसा गुण है कि इस कोर के अंदर से विद्युत नहीं फ्लो हो सकती। दोनों क्वालिटी इसके अंदर है। इसलिए हमने क्या किया कि हाई आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर पर हमने कोर किसका ले लिया? फेराइट का। कोर किसका ले लिया? फेराइट का। भले ही सप्लाई आवृत्ति अधिक है ना, तो सप्लाई आवृत्ति को हम कम नहीं कर सकते कि कोर हानि को हम कम करना है तो हम सप्लाई आवृत्ति को कम कर दें, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं कि अगर हाई किसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी हाई है तो अगर हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो छोटे साइज के ट्रांसफार्मर से भी हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज को हम काम कर सकते हैं, उस पर ट्रांसफार्मर उस पर काम कर सकता है ना। ऊर्जा के लॉसेस कम होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रखने से। इसलिए हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी रखने से कोर हानि हमारा बढ़ जा रहा है तो हम कोर हानि को बचाने के चक्कर में हम फ्रीक्वेंसी के मान को कम कर दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई रखने से हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी हाई रहे और कोर हानि भी कम हो, फ्रीक्वेंसी भी हाई हो और कोर हानि भी इसमें क्या हो? कम हो, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हमने फेराइट कोर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए फेराइट कोर सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। बाकी कास्टीय यानी कि वुडन का कोर तो कभी यूज होता नहीं है, कार्बन का भी कोर कभी यूज नहीं होता, एल्यूमिनियम का तो और नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखना कि एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रवाह निम्न में से किस में निर्भर करती है? निम्न में से किस पर निर्भर करती है? क्या है सवाल हमारा कि रिसाव प्रवाह यानी कि लीकेज फ्लक्स, ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड करता है? सॉरी, लोड करंट पर। किस पर? लोड करंट, ठीक है ना, भार धारा पर डिपेंड करता है। कैसे? देखना, लीकेज फ्लक्स, सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि जब लोड बढ़ता है ना, जब भी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो जो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग में लोड जब बढ़ता है तो दोनों वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ जाता है, दोनों वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ता है। और करंट से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? धारा से। तो जब दोनों कॉइल में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ गया तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है ना तो लीकेज फ्लक्स का भी मान बढ़ जाता है, साथ ही साथ लीकेज फ्लक्स का भी मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। और लीकेज फ्लक्स के मान को हमें बढ़ने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एक रीज़न है, लीकेज फ्लक्स का मान अगर बढ़ेगा तो लीकेज रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाता है ना। तो क्या होगा? फ्लक्स लीकेज रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाता है। किसका? लीकेज रिएक्टेंस का भी मान बढ़ जाता है। और जो लीकेज रिएक्टेंस है ना, ये क्या करता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को डाउन कर देता है, इस वोल्टेज को डाउन कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता डल हो जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम रखा जाए। आंसर होगा लोड करंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रूटीन टेस्ट परफॉर्म ए ट्रांसफार्मर? तो रूटीन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोलैरिटी टेस्ट तो डेली, पोलैरिटी टेस्ट ये डेली होना चाहिए, है ना। कोर का इंसुलेशन वोल्टेज परीक्षण तो ये डेली होना चाहिए। इम्पीडेंस टेस्ट भी होना चाहिए। रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट डेली नहीं होता, ठीक है ना। क्या है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट? क्या जानने के लिए मन कर रहा है ना। मन की बात मन में मत रखो, कमेंट करके पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, है ना। दिल की बात दिल में रह जाने से ना उस बात की क्या ही वैल्यू। रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है, देखना, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बरसात के सीजन में या फिर कोई भी सीजन हो, नमी होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जो टावर लाइन होती है, उन टावर लाइन में से एक आवाज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं हिसिंग नॉइस। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन से, जो टावर लाइन से जो आवाज़ निकलती है, हिसिंग नॉइस। वो नॉइस कौन सा है? विद्युतीय शोर।
विद्युत से उत्पन्न हुआ है तो उसको कहते हैं विद्युतीय शोर। वो उत्पन्न हुआ कहाँ से है ना? तो उत्पन्न वो वहाँ से हुआ है कि आपने एक नाम सुना होगा कोरोना लॉस, ठीक है ना? ये कोविड-19 वाली कोरोना लॉस नहीं है, ये ट्रांसमिशन लाइन वाली कोरोना लॉस है। तो कोरोना लॉस जब होता है ना टावर लाइन में, तो क्या होता है कि कंडक्टर के चारों तरफ एक परावैगनी या फिर एक कंडक्टर के चारों तरफ एक बैगनी कलर का एक लाइट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना? और एक आवाज़ देती है वो लाइट। वो जो हमारी जैसे कि ये एक जो वहाँ से हिसिंग नॉइस निकली हुई है, हर आवाज़ की एक तरंग दैर्ध्य होता है जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरे से दूर 5 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति मेरे इस आवाज़ को, मेरे मुंह से निकला हुआ साउंड को सुन पा रहा है, इसका मतलब कि मेरे मुंह से निकला हुआ जो साउंड है, इस साउंड का एक वेवलेंथ है ना? मेरा साउंड यहाँ से निकल करके वहाँ जा रही है। तो ऐसे ही जो ये हिसिंग नॉइस है, इसका एक वेवलेंथ है। इसका क्या है? ये एक वेवलेंथ, ऐसा ये एक वेवलेंथ है। अब मान के चलो हमारा टावर लाइन यहाँ पर है, ठीक है ना? यहाँ से हिसिंग नॉइस उत्पन्न हुआ, विद्युतीय शोर। टावर लाइन के जस्ट नीचे से ही मान के चलो एक केबल जा रही है, और ये एक ऐसा केबल है जो जा करके किसी कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होता है, ठीक है? तो इसमें ये जो हमारी हिसिंग नॉइस की जो वेवलेंथ है, ये जा करके इंसर्ट हो जाती है इस केबल में। अब केबल के माध्यम से ट्रैवल करते करते ये कंप्यूटर में चली जाती है जहाँ पर ये केबल कनेक्ट है। तो ये प्रभावित करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट के अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे, तो ट्रांजिस्टर, आईसी, डायोड, है ना, ऑसिलेटर, ये जो लगे होते हैं, ये नॉइस उसको बड़ा प्रभावित करता है। उसी को कही जाती है रेडियो इंटरफेरेंस, है ना? तो रेडियो इंटरफेरेंस किसको कही जाती है आपने समझ लिया। तो इसकी टेस्टिंग ये डेली नहीं की जाती, रेगुलर तौर पर इसको नहीं करते, है ना? साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जब आपको लगे कि नहीं टेस्ट कर लेना चाहिए, तब इसका टेस्ट किया जाता है। अब इस नॉइस से बचने के लिए आपने देखा होगा कि केबल जो हमारी कंप्यूटर पे लगती है, कभी उसको छील के देखना। इंसुलेशन के जस्ट नीचे एक जाली के जैसे एक पतली झिल्ली जैसे एक परत लगी होती है ना? जैसे मच्छरदानी होती है ना, मच्छरदानी, वैसे ही एक पतली परत लगी होती है, उसको अर्थिंग किया जाता है हमेशा, छील करके उसको ग्राउंड अर्थिंग कर दी जाती है, क्योंकि ये जो नॉइस जा रही थी ना सिग्नल, वो अर्थ हो जाए, वो उसको क्या कर दे, उसको डिडक्ट कर दे, ख़त्म कर दे। ये होता है रेडियो इंटरफेरेंस, है ना? अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो क्या होगा? अब विभाग ने इसका आंसर माना था कि लो हास कम हो जाएगा, लो हास कम हो जाएगा। अब मैं कैसे विभाग का दिया हुआ आंसर को गलत ठहरा सकता हूं मैं, है ना? मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। देखो क्या है कि बात बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो कोर हानि के बारे में बोला जा रहा है ना? तो कोर हानि देखो किसका है? ट्रांसफार्मर का है ना? तो ट्रांसफार्मर में जो कोर हानि है ये कौन कौन सा है? एक है हिस्टैरिसीस हानि, एक है हिस्टैरिसीस हानि, और दूसरा है एडी करंट हानि, एडी धारा हानि। ये 2 प्रकार की हानि होती है। कोर हानि के 2 पार्ट हैं। अब ये दोनों हानियां किस पर डिपेंड करती हैं? आवृत्ति पर, आवृत्ति पर और इनपुट वोल्टेज पर, यानी कि सप्लाई वोल्टेज पर, है ना? इन दोनों विद्युतीय पैरामीटर पर ये कोर हानि निर्भर करते हैं। अगर मान के चलो कि ये बोला जा रहा है कि यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाए, पीक का मतलब होता है अत्यधिक वोल्टेज, मतलब कि सप्लाई वोल्टेज का मान मैं बढ़ा दूं, तो बताओ सप्लाई वोल्टेज के मान बढ़ाने से हिस्टैरिसीस और एडी दोनों लॉस प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? जिससे हमारा कोर हानि क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना? हाँ, लेकिन विभाग ने क्या कहा है कि कोर हानि कम हो जाएगा। इसीलिए जब परीक्षा हो जाता है ना, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, है ना, विभाग खुद एक साइट बनाता है और उस साइट को ओपन कर देता है कि भाई आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इस सवाल में आंसर होना चाहिए ये, लेकिन आपने मान लिया ये, या फिर ये सवाल ही ऐसा है कि बड़ा कन्फ्यूजन भरा है, या ये सवाल ही ऐसा है जिसका कोई भी विकल्प सही नहीं है।
और उसमें ऑप्शन भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे डाउट भरे सवालों में ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन रहता है 72 घंटे का। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे उस टाइम पर। तो आंसर क्या होना चाहिए? कोर हानि अत्यधिक होगा, है ना, ये होगा कोर हानि अत्यधिक होगा। देखिए ऐसा नहीं है यार कि गलतियां हर किसी से हो जाती, आयोग खुद इसको एक्सेप्ट करता है कि गलती हमसे भी हो जाती है। देख लो सामने है एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य होता है? बड़ा आसान सवाल है। चालित पुर्जों को चिकनाना, चालित पुर्जों को चिकनाना मतलब कि स्नेहक लुब्रिकेंट का काम तो ग्रीस करता है ना, तेल थोड़ी करता है। तेल भी करता है लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो क्या इसमें लुब्रिकेंट का काम करेगा? ये गलत है। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, तेल का भी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा थोड़ी प्रदान करता है, बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ये इंसुलेशन और शीतलता सॉरी इंसुलेशन और कूलिंग प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की ऑयल होती है, एक होता है नेफ्था तेल, नेफ्था ऑयल, और दूसरा होता है पैराफिन ऑयल। तो ये दो प्रकार के तेल होते हैं और दोनों के दोनों मिनरल ऑयल हैं, है ना। कौन से हैं? मिनरल ऑयल है, दोनों के दोनों खनिज तेल हैं और इनका काम होता है कि इंसुलेशन प्रदान करना, है ना। ट्रांसफार्मर के एक ही कोर पर अलग अलग साइड में दोनों वाइंडिंग लपेटे जाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों कभी आपस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, इसलिए ये इंसुलेशन प्रदान करता है। इन द केस अगर शॉर्ट सर्किट हो भी गया तो उसको शीतलता प्रदान, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का भी चांस रहता है, तो उसको कूलिंग करने का प्रदान भी करता है तेल, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि बुखोज रिले के बारे में कि इसका प्रयोग किस पर किया जाता है। तो बुखोज रिले का प्रयोग देखना, बुखोज रिले का प्रयोग किया जाता है ओसीटी में, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में, है ना। और हमेशा से ध्यान रखना आप कि ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक, ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक, और ये हमारा कंजर्वेटर, है ना, ये है कंजर्वेटर। मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच ये एक पाइपलाइन के माध्यम से इंस्टॉल होता है। आप देखिए ये एक हमारी ट्रांसफार्मर की मेन टैंक है, इसके अंदर तेल भरी हुई है और कॉइल है, ये कंजर्वेटर है। इन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन के माध्यम से बीचों बीच ये बुखोज रिले कनेक्ट है ना। अब इसका काम सुनो, इसका काम है कि ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक दोष आता है, जैसे इंसुलेशन, है ना, जैसे कि इंसुलेशन का जल जाना, इंसुलेशन अगर जल जाएगी तो इसमें एक अलार्म फिट होता है, इसके अंदर एक अलार्म लगी होती है जो अलार्म बजने लगती है। तो इंसुलेशन का जल जाना, है ना, और हल्का शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न गैस, अगर गैस उत्पन्न होती है तो ये जो तेल है, तेल से एक पाइप कनेक्ट है, तो तेल जब ये ट्रांसफार्मर का इसके अंदर तेल है, इसी के अंदर वाइंडिंग भी है। अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आपने देखा होगा कि जब आग लगती है तो एक गैस रिलीज होता है जिसको हम धुआं कहते हैं, तो गैस रिलीज होगा, वो गैस इसी पाइपलाइन के माध्यम से जाएगी, है ना, दूसरी जगह से तो कहीं टैंक खुली नहीं है, तो इसी पाइपलाइन में ही कनेक्ट है बुखोज रिले, तो तुरंत ये रिले एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होते ही ये अलार्म बजा देगा, है ना। तो हल्का शॉर्ट सर्किट से भी ये हो जाएगा। और ओवरहीटिंग अत्यधिक तापमान, जब भी अत्यधिक लोड होगा तो हमारी तेल अधिक गर्म हो जाती है ना, तो अधिक जब गर्म होगी तो भी एक वही काम करता है, ठीक है। एक वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्यतः क्या होता है? कोर हास ताम्रहास के बराबर, ऐसा तो कभी नहीं होता। जब ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ये अपने उच्च दक्षता पर ट्रांसफार्मर काम करने लगता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कॉपर लॉस कभी भी नहीं होता है कोर लॉस के बराबर, है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। कोर हास ताम्रहास से अधिक होता है, नहीं, कोर हास ताम्रहास से अधिक कभी हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में,
है ना। अगर सिलिकॉन स्टील की कोर है तब तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोर हास ताम्र हास से कम होता है, क्योंकि कोर हानि जो है एक प्रकार का अस्थाई हानि है। लोड से इसको कोई मतलब है नहीं, लोड रहे या लोड ना रहे, इसको मतलब है कि जो कोर बनाया गया है, जिस मटेरियल से कोर बनाया गया है ना, उस मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। बुखोज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब भी कभी इंटरनल फॉल्ट आएगा, है ना। एक्सटर्नल फॉल्ट से उसको कोई मतलब नहीं। बुशिंग टूट गया, ठीक है, या बुशिंग शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको कोई मतलब नहीं है, बुशिंग इंटरनल पार्ट है ना। लाइन में कहीं फॉल्ट आ गया, उसके लिए सर्किट ब्रेकर है, ये काम नहीं करेगा। एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज नियमन कब होगा, बताना। ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज नियमन कब होगा? देखिए शून्य वोल्टेज नियमन वैसा तो मुझे लगता है कभी ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन हो गया, सवाल दिया हुआ है। ये लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है वोल्टेज रेगुलेशन शून्य, लेकिन एक दायरे तक। अगर पावर फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा लीडिंग है, पावर फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा लीडिंग है, तब वोल्टेज रेगुलेशन शून्य नहीं होगा। पहले तो आप ये समझो कि शून्य वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टेज रेगुलेशन है क्या चीज़। वोल्टेज रेगुलेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो एक बराबर हो, वो एक बराबर हो। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज 25,000 वोल्ट है, कितना है 25,000 वोल्ट, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 25,000 ही वोल्ट होना चाहिए, तभी शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा ये, अन्यथा नहीं कहलाएगा, अन्यथा ये नहीं कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। ओह ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि शून्य वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा। लेकिन जब अत्यधिक लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगी तब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, है ना। तब कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी। और ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि नो लोड पर जो वोल्टेज होगा, है ना, नो लोड पर जो वोल्टेज होगा उससे भी ज़्यादा फुल लोड पर वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा उल्टा लिख रहा हूँ क्या, नो लोड पर जो वोल्टेज होगा ये कम होगा और फुल लोड पर वोल्टेज अधिक होगा, है ना। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब आप लोड कनेक्ट करोगे तो लोड का रेजिस्टेंस होगा जिससे वोल्टेज कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ही होगा। कहने का मतलब एक जनरेटर है, मान के चलो, जो 2000 वोल्टेज पैदा किया, एक जनरेटर है जो 2000 वोल्टेज पैदा करता है, उस पर लोड कनेक्ट करोगे तो क्या लोड 2020 वोल्ट हो सकता है? लोड साइड वोल्टेज कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो ही जाएगा। तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा जब होता है तब उसको कहते हैं निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जब परिवर्तन अनुपात कम हो, ट्रांसफार्मर रेशियो लो हो। हाँ बिल्कुल, जब ट्रांसफार्मर रेशियो जो है वो निम्न होता है तब हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, है ना। और ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग देखना कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका सवाल बड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप करते हैं। तो पहला प्रयोग तो देखिए किया जाता है स्टार्टर बनाने के लिए, है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। और दूसरा प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइज़र, वोल्टेज स्टेबलाइज़र के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। और ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं आप, बहुत जगहों पर किया जाता है। लास्ट है कि यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे की बनी हो, लो भैया पूरी कहानी उल्टी हो गई यहाँ पर, है ना, पूरी कहानी उल्टी होगी। यानी कि ट्रांसफार्मर का कोर हमने सिलिकॉन स्टील से बनाया, ट्रांसफार्मर का कोर हमने सॉफ्ट आयरन से भी बनाया, ट्रांसफार्मर का कोर हमने फेराइट से बनाया, लेकिन अब इसने उससे बना दिया जिससे वाइंडिंग तैयार करी जाती है। भाई वाइंडिंग कॉपर की होती है, अब इसने कहा है कि हम कोर ही कॉपर की बना दे, तो क्या होगा। देखो जो कॉपर होती है ना, कॉपर के अंदर एक गुण होता है कि वो विद्युत को अपने अंदर से बहुत अच्छे से गति करने देता है, करंट उसमें से आसानी से फ्लो होता है। और मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि कोर के अंदर से करंट ट्रांसफ़र नहीं होने देना है हमें। करंट कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, वाइंडिंग से।
अब जिस पदार्थ से हम वाइंडिंग बनाते हैं उसी पदार्थ से इसने कोर बना दिया। तो बताओ इस कोर से हमारी करंट अगर प्रवाहित होने लगी तो एक ही कोर में ये प्राइमरी और दूसरी साइड में सेकेंडरी है, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, है ना, हो जाएंगे। तो ये बोला जाता है कि अगर कोर कॉपर की बनाओगे तो एडी करंट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा? एडी करंट हानि बहुत ज़्यादा होगी। तो लो भैया, बोलते बोलते मुंह भी दर्द होने लगा। अब सवाल ख़त्म हो गए, 1150, है ना। तो आज देखो मैराथन सीरीज को हम यहीं पर समाप्त भी करते हैं। अब देखो मेरा पूरा टारगेट है कि कल से मैं टीओ के लिए क्लास लेकर के आऊँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे टीओ का इंतजार कर रहे हैं एक बार हाथ खड़े कर दें और कमेंट में यस लिख दें, ठीक है। इस सभी का आपको पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर। देखो सारी चीज़ें एडिटीज़ हैं, कुछ भी मिटी नहीं है, कुछ भी मैंने मिटाया भी नहीं है, यहाँ पे मिलेगा, है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, देखना हमारे चैनल दो जगह पर है, एक यूट्यूब पर है और एक टेलीग्राम पर है। तो टेलीग्राम पर वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लो इसको। आप ज्वाइन तभी कर पाओगे जब आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप्स होगा। तो अगर नहीं है तो ऐप्स को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फिर चाहे तो ये हमारा एक क्यूआर कोड भी है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीमी टेक्निकल नाम से वो वहाँ पर चैनल है, ठीक है ना। तो वहीं पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो भैया आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना और टीओ की तैयारी जोरदार तरीके से करना, ठीक है ना। 1100 कुछ वैकेंसियाँ है ना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 222 वैकेंसी है ना। इससे पहले कभी नहीं आए 222 वैकेंसी, वही 60, 30, 62, पिछले बार तो मुझे लगता है 60-62 वैकेंसी आई थी। 72-75 वैकेंसी फीटर की थी। इस बार भी ये बहुत वैकेंसी है ना, बहुत वैकेंसी है। तो तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से करो। और मध्य प्रदेश जानते हैं ना कि ना तो CITS मांगता ना एक्सपीरियंस मांगता। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इम्पोर्टेंट कर दे, है ना, कि जिसने CITS किया है वही फॉर्म को भरेगा। तो इसका बेनिफिट मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को लेना चाहिए। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय दोस्तों। कल फिर से सुबह 8 बजे मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू।